नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव हो या कोई बड़ा मुद्दा, बीजेपी और उसकी सरकार मिलकर मिशन को फतेह करते हैं। अब एक बार फिर प्रदेश में ओबीसी मुद्दे को लेकर और उपचुनाव से पहले सत्ता और संगठन एक्टिव हो गए। इसको लेकर शुक्रवार को एक बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद थे। इस दौरान मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि वे सप्ताह में 2 दिन प्रभार के जिलों में अनिवार्य रूप से रहें। जनता को बताएं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण लागू है। इसको लेकर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। अटेंशन में आज हम सत्ता और संगठन के बीच चल रहे इसी सामंजस्य पर मंथन करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के बाद से ही बीजेपी सरकार और संगठन के स्तर पर मजबूत होती रही है। उपचुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाने की बात हो या अन्य दलों से आए नेताओं के साथ सामंजस्य की, दोनों ही मोर्चे पर बीजेपी सफल रही है और यही संगठन की मजबूती का प्रतीक रहा। उधर सत्ता गंवाते ही कांग्रेस का कुनबा बिखरता रहा। पार्टी नेता सरकार को घेरने के लिए कोई बड़ा आंदोलन करने में विफल रहे। कई बार खुद के नेताओं के खिलाफ ही टीका टिप्पणी की गई। संगठन के स्तर पर सहमति का अभाव दिखता रहा। वहीं अब एक बार फिर प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता और संगठन ने मिलकर फिर मोर्चा संभाल लिया है। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी में बैठकों के सिलसिले लगातार जारी हैं। शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की एक अहम बैठक भी हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी के सभी जिलों के अध्यक्ष, संगठनात्मक स्तर पर नियुक्त किए गए जिला प्रभारी और सभी मंत्रियों को भी बुलाया गया था। इसके अलावा इस बैठक में प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी भी शामिल हुए। ये माना जा रहा है कि ये बैठक सत्ता और संगठन में समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बीजेपी की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने अपने संगठनात्मक स्तर पर जिलों के प्रभारी नियुक्त करने और सरकार के स्तर पर जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त होने के बाद कोई संयुक्त बैठक बुलाई हो। ये माना जा रहा है कि बैठक में संगठन और सत्ता के लिहाज से आने वाले समय में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई, जिसमें सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका और निगरानी क्या हो, इस पर मंथन किया गया। कि सत्ता और संगठन की जवाबदारी जनता के लिए होती है। वह दल जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और वो जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत करके आता है। तो जिस प्रकार से त्रिवेणी बनी है, त्रिवेणी से मतलब है जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिले का प्रभारी जो संगठन का है और जिले का प्रभारी मंत्री जो सरकार का है। इन सबको जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर के और जनता तक हम पहुंच करके एक सामंजस्य के साथ, एक समन्वय के साथ, एक यूँ कहें कि जो हमारा जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में हम और कैसे अधिक निखरें, क्योंकि पूरा देश और पूरी प्रदेश अगर किसी एक राजनीतिक दल पर विश्वास और भरोसा करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का परिवार जिस प्रकार से वृहद हो गया, हम हमारी राजनीतिक यात्रा सत्ता प्राप्त करके ही सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए सरकार और संगठन की जिम्मेदारी के साथ साझा करें और साझा करने का परिणाममूलक होए और जनता को उसका लाभ हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन दोनों में अब केवल और केवल गुटबाजी और अपने लोगों को हिस्सा दिलाने की प्रतिस्पर्धा मची हुई है। संगठन की बैठकों में केवल खानापूर्ति की जा रही है, असंतुष्ट लोगों को झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में मलाई केवल उन्हीं लोगों को मिल रही है जो सौदेबाजी करके आए हैं। भाजपा कितने भी प्रयास कर ले, प्रदेश की जनता इन्हें पहचान चुकी है। चारों विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का विघटन कुछ दिनों में सड़कों पर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट जोबट, रेगांव और पृथ्वीपुर में उपचुनाव भी होने हैं। दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी इन 4 उपचुनाव को काफी अहम मान रही है। यही वजह है कि संगठन और सरकार के स्तर पर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। हाल ही में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मुद्दा भी सियासी तौर पर गरमाया हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी अपनी रणनीति को और धार देने में जुटी है। माना ये भी जा रहा है कि बैठक में इन सारे मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई।
कुल मिलाकर 3 बैठकों का आयोजन किया गया। इनमें मंत्रियों की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने ली। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक सह संगठन मंत्री हितानंद ने और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत ने ली। बीजेपी की तैयारियों से साफ है कि वो 2023 को देखते हुए सत्ता और संगठन में कसावट पर काम कर रही है। इसके साथ ही उपचुनाव पर भी उसका पूरा फोकस है। प्रदेश को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कितना गंभीर है, इसका असर इन बैठकों में दिखने लगा है। इन बैठकों के माध्यम से कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता भी रमने लगे हैं। अब कांग्रेस इसकी काट क्या खोजती है, इस पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से भी इस चर्चा में भाग लेंगे। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और अभी तक ये माना जाता है कि सरकार और संगठन एक दूसरे की परछाई हैं, लेकिन लंबे समय जब सत्ता चलती है तो संगठन दुमछुल्ले की स्थिति में आ जाता है। तो इसके जो परिणाम और दुष्परिणाम होते हैं वो हमने देखे भी हैं। तो वाकई में एक सही समय पे बीजेपी जाग गई, इसको कह सकते हैं कि समन्वय बनाने का काम और एक अलग दिखने की होड़ या प्रयास। कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही। मैं आऊँगा आपके पास फिर से। ब्रजेश जी, पहले भी कई बार कहा गया कि मंत्रियों को कि आप जिलों में रहिए, समन्वय की बात है कि प्रभारी मंत्रियों की जिस प्रकार से नियुक्ति हुई बड़े नेताओं के क्षेत्रों में, तो वाकई समन्वय की ज़रूरत थी कि इसके लिए कि दिल्ली से नेताओं को आना पड़े समन्वय बनाने के लिए, क्योंकि बीजेपी तो वो संगठन है कि जहाँ पर जिला अध्यक्ष के कहने पर सारे काम हो जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का इशारा करना होता है। देखिए मनोज जी, कोरोना काल के बाद हम देख रहे थे कि संगठन के काम लगभग एकदम ठप्प से पड़े हुए थे। तो संगठन में जान फूंकने के लिए ये कवायदें शुरू की गई हैं। प्रभारी मंत्री बहुत देरी से बन पाए। दूसरी वजह ये थी कि सरकार कोरोना से जूझने में लगी रही। संगठन की हमने कार्य समिति की लंबे समय बाद, एक लंबी अवधि के बाद बैठक हो पाई थी कार्य समिति की। तो जो भाजपा में जो संगठनात्मक जो कार्यक्रम चलते रहते थे वो कहीं ना कहीं ठप हो गए थे। यही वजह है कि उनमें जोश भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को काम देने के लिए और समन्वय बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और अब जो चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, उपचुनाव हैं आपके सामने 2023 में, आपको बताना है तो कम समय में आपको बेहतर करके दिखाना है। तो आपको जाके बताना पड़ेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कुछ समय से कांग्रेस थोड़ी चर्चित हो रही है या थोड़ी उग्र हो रही है, मुद्दे ला रही है सामने और सरकार पे हमले कर रही है, वैसा दिख नहीं रहा था। तो ये तेजी आपको आगे भी देखने को मिलेगी मनोज जी। उपचुनाव से पहले और तेजी आएगी, इसमें आंदोलन होंगे। कोरोना से जो तीसरी लहर की बात कर रहे थे हम, तो तीसरी लहर की संभावनाएं कम लग रही हैं। तो अभी भले ही कुछ कार्यक्रम कम हो रहे हो राजनीतिक, लेकिन आगे बढ़ेंगे। और भाजपा तो वैसे ही कार्यक्रम करने वाली पार्टी रही है मनोज जी। और समन्वय बनाने की एक और वजह भी है कि आपके पास जो आए हैं अभी मंत्री हैं आपकी सरकार में, भाजपा में, वो मंत्री हैं अधिकांश जो कांग्रेस से आए हुए हैं। तो उनको समन्वय बनाना आपको जरूरी है, इसलिए पहले समन्वय भाजपा में रहा है। शायद इसीलिए गोविंद सिंह राजपूत ने कहा भी कि यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर एकदम अलग है और भाजपा का 360 डिग्री एकदम विपरीत। तो मनोज जी क्या है कि कांग्रेस में काम किया है उन्होंने, गए, उनके अपने व्यक्तिगत समर्थक होते हैं, वो एक क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। उनको जाना था, कहीं यदि दूसरे क्षेत्र में जाते तो हम देखते थे कि उनके नेता के क्षेत्र में जाते थे। तो हाँ, वो समन्वय बनाने में वो दिक्कत नहीं आती है जो दिक्कत यहाँ देखी जाएगी। यहाँ आपको सबसे तालमेल बनाना पड़ेगा, कोई गुटबाजी आपको नहीं दिखेगी, हर कार्यकर्ता से आपको मिलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुनवाई करना पड़ेगी, उनके काम करवाना पड़ेंगे। तो संगठन ने वही कोशिश की। यहाँ तो आपको मंडल अध्यक्ष जो है उसकी भी सुनना, उसकी बैठक में भी जाना, और हो सकता है उसमें भी आपका क्रम बहुत पीछे की तरफ हो, नीचे की तरफ हो। हमने ग्वालियर में देखा था, जो कार्य समिति की बैठक हुई थी जिले की, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नंबर 7 हुआ था, और अगर ये कांग्रेस में हो जाता तो शायद बवाल हो जाता। निश्चित तौर पे मनोज जी, यदि हम देखते हैं कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो बड़ी बैठकों में आते थे, यदि प्रदेश स्तर के लेवल के नेताओं की बैठकें होंगी उसमें वो भाग लेते थे, उसमें शामिल होते थे। कभी आपको ब्लॉक स्तर की बैठकों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने नहीं देखा होगा कांग्रेस में रहते हुए। कोई भी बड़ा नेता उनकी ब्लॉक स्तर की बैठकें नहीं लेता। उनको पीसीसी में भी नहीं देखा, कई बार वो भोपाल आते थे,
एक होटल में रुकते थे, कपड़े बदलते थे, बाय रोड से अपने संसदीय क्षेत्र चले जाते थे। ऐसा बरसों महीनों बाद होता था कि वो कभी पीसीसी आते थे, तो शायद पीसीसी खुद को धन्य समझती थी। जी, लेकिन यहाँ देखिए आप, पार्टी उनको क्षेत्रों में घुमा रही है, जिलों में घुमा रही है, आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। कार्यकर्ताओं की बैठक में जब वो आए तो चाहे जिले की बैठकें हो, पदाधिकारियों की बैठकों में अन्य लोगों को उनको बैठक में शामिल नहीं किया गया था। उनके जो साथ आए थे, जो मंत्री थे, जब वो सीओर गए थे, तो यहाँ का एक कल्चर अलग है। तो उस कल्चर में ढलने की बार बार आपकी जो बात उठती है, बहुत कुछ हम देख रहे हैं कि वो ढल भी गए हैं, लेकिन अभी और जरूरत है उनको, जिस तरह से सीखने की जरूरत है उनके साथ जो मंत्री है, खासकर उनको, कि किस तरह से भाजपा काम करती है, उसकी कार्यशैली अलग है। और ये सब बड़े नेता हैं मनोज जी, इतने साल तक उन्होंने 2-2 दशक तक मतलब कांग्रेस में राजनीति की है, कांग्रेस के कल्चर उनमें बसा हुआ है। और अब इतने चंद दिनों में आप उम्मीद करो कि वो भाजपा की कार्यशैली सीख जाएंगे। निश्चित तौर पे ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा जरूरी है उनके लिए, उनको समन्वय बनाने के लिए ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो चुनाव में क्या होगा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके साथ आए, एक आरोप लगेगा कि भेदभाव होता है। और ये बड़ा कठिन टास्क है, क्योंकि अगर आज जैसा आपने कहा 2-2, 3-3 दशक की राजनीतिक यात्रा के बाद जो पार्टी के नहीं हुए, नेता के बने रहे, और वो उनकी एक ऐसी पार्टी में जिसमें पार्टी ही सब कुछ है, वही नेता है, वही कार्यकर्ता है, वहाँ पे रचना बसना एक बहुत टेढ़े काम है। देखिए मनोज जी, टेढ़ा काम तो है, लेकिन यहाँ पे उनको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि एक आप सेटअप में जा रहा हो, सेटअप जमा हुआ है, उसमें जाके आपको काम करना है। सेटअप पूरा काम करता है, कोई एक ढांचा बना हुआ है जिसमें आपको अतिरिक्त मेहनत नहीं करना पड़ती। कांग्रेस में उनको अतिरिक्त मेहनत करना पड़ती थी। यदि वो चुनाव लड़ते थे तो सारा कुछ उनको करना पड़ता था, रणनीति उनको बनाना पड़ती थी, संगठन के स्तर पर कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ आसानी ये है कि यदि वो रच बस जाएंगे तो बाकी सब काम संगठन करता है। बस आपको तालमेल बनाना है, आपको भेदभाव नहीं करना कि जो आपके साथ आए हैं उनकी आप सुनवाई कर रहे हो, वो आपसे कैसे एडजस्ट हो जाए। यहाँ सिर्फ आप पद के लिए नहीं, यहाँ जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो इतना बुजुर्ग कार्यकर्ता भी हो गए मनोज जी, जिसके लाइफ में कोई पद नहीं मिला, कोई लालसा नहीं है उसको, लेकिन वो काम करता है, एक तरह से अपना जीवन समर्पित कर देता संगठन के लिए। तो ये भावना है, यदि यहाँ आप आ गए हो और यदि आपने कार्यकर्ताओं से तालमेल बना दिया तो आगे आपके जो चुनाव है, यदि आपको टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पे आपकी जीत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपकी लड़ाई में जो आपके सैनिक होंगे वो यही संगठन वाले लोग। और 2 फायदे भी हैं इसके, शायद इन मंत्रियों को जो आए हैं, जो विधायक आए थे, कि एक उनको एक अपना काडर जो कांग्रेस का जो उनके प्रति डिवोटी था, वो कार्यकर्ता उनके साथ आए हैं बीजेपी में, और एक बीजेपी का जो मूल कैडर है जो कि अपने नेता के पीछे खड़ा रहता है, चाहे वो नेता कोई भी हो। तो ये प्लस पॉइंट है शायद, और अगले चुनाव में उनके लिए स्थिति और सहज हो सकती है अगर वो इस फार्मूले पर काम करें। निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि वो संगठन को समझ गए हैं कि ये समर्पित कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की क्या अपेक्षा रहती है मंत्री से उनके क्षेत्र में, ये वो निश्चित तौर पर देखते रहे होंगे। भले ही प्रतिद्वंदी के रूप में उन्होंने वहाँ काम किया होगा, तो देखते होंगे कि भाजपा किस तरह से काम करती है, उनके किसको टिकट दे देते हैं तो पूरे कार्यकर्ता पीछे हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं था। कांग्रेस में यदि आपके टिकट कट जाता तो आपके समर्थक भी घर बैठ जाते थे। भाजपा में उन्होंने इतने समय में तो ये पहचान लिया होगा, चुनाव भी लड़ लिया है उन्होंने भाजपा में आने के बाद, कि भले ही कोई नाराज हो, लेकिन यदि संगठन ने कह दिया है तो पूरा कार्यकर्ता आपके पीछे लग जाता है। तो आपको ये गलतफहमी भी नहीं पालनी है यहाँ के कि मैं यहाँ से जीत गया इतने भारी बहुमतों तो सब मेरे साथ हैं और आगे भी मुझे साथ देंगे। तो जब वो संगठन के कहने पर आपको साथ दे रहे हैं तो आपकी निश्चित तौर पर दायित्व बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपन से जोड़ सको, कैसे तालमेल बना सको, कैसे एकजुट हो सको, उनको ये महसूस ना हो कि भाई आप दूसरी पार्टी से आए हो, आपको उनको अपना ही समझे। तो अपनत्व का जो महत्व है वो आपको निश्चित तौर पर जाके ही वहाँ देना पड़ेगा। यही वजह है मनोज जी कि संगठन की आज बैठक में कहा गया है कि प्रभारी जो मंत्री हैं वो सप्ताह में 2 दिन अपने प्रभार के जिलों में बिताएं, लोगों से मिलें, कार्यकर्ताओं से मिलें, उनके काम करें और विकास कार्य क्या हो रहे हैं सरकार के वो बताएं। साथ ही ये बताएं कि आप जो हम 27% आरक्षण हमने ओबीसी का मध्य प्रदेश में लागू कर दिया, ये एक-एक कार्यकर्ता को बताएं। तो ये संगठन किस दिशा में जा रहा है वो ये बताने के लिए जा रहा है कि जो कांग्रेस मुद्दे बना रही है, जो कांग्रेस कह रही कि हमने आरक्षण लागू किया था लेकिन उसका अमल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मंत्रियों से कह दिया कि आप जाइए कार्यकर्ताओं से बात कीजिए और सबको ये बताइए कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू है। तो मनोज जी चुनावी मूड में है, चुनाव की दृष्टि से भी बात हुई, समन्वय बनाने की बात हुई कि सत्ता संगठन में कैसे समन्वय। हम देखते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो हमेशा सत्ता और संगठन में एक विवाद की स्थिति बनती रही है। मध्य प्रदेश में भी सत्ता संगठन में कई बार ऐसा लगता था कि तालमेल नहीं है जब प्रभात झा अध्यक्ष थे, लेकिन पिछले लंबे समय से आज भी ये बात उठ रही थी कि युवा अध्यक्ष बना दिया आपने संगठन में, सरकार में तालमेल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बेहतर तरीके से तालमेल चल रहा है और आगे भी ये तालमेल देखने को मिलेगा।
चलिए राघवेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राघवेंद्र जी वही सवाल आपसे कि सत्ता और संगठन एक दूसरे की परछाई माना जाता है, लेकिन जब परछाई पुछल्ला बन जाए तो संगठन के लिए भी दिक्कत होती है और सरकार के लिए भी, और ऐसा अतीत में भाजपा के साथ हम देख चुके हैं। तो क्या हम अब ये मान के चलें कि समन्वय बैठक के बाद दोनों अलग अलग दिखेंगे, पुछल्ला नहीं परछाई दिखेगी, और ऐसी परछाई जो कदम दर कदम साथ चलेगी, लुप्त नहीं होगी? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा था कि जब पार्टी सरकार में आती है तो संगठन पुछल्ला के साथ साथ दासी बन जाता है, बिल्कुल। सरकार के साथ जाता है। लेकिन जो हम बातचीत कर रहे थे कि दमोह चुनाव में हार के बाद बीजेपी के सारे बल्ब एक साथ जल गए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी अभी तक हार बर्दाश्त करती है। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने शायद कुछ चुनाव हारे होंगे, तो दमोह उपचुनाव सबसे बड़ी हार था। तो जो हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी जो तैयारी कर रही है 1 लोकसभा और 3 विधानसभा को लेकर, वो दमोह उपचुनाव में हार का नतीजा है कि भाजपा के सारे जो तंत्र है वो एक साथ काम कर रहे हैं, संगठन भी सक्रिय हो गया है, सरकार समन्वय बना के चल रही है। तो जो बैठकों की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जी, लगता है एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया राघवेंद्र जी से। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे हम जुड़ने की। चलिए राघवेंद्र जी एक बार फिर से जुड़ गए। जी राघवेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अब आ रही जी। यही वजह है कि जो सारा कामकाज है बीजेपी का अब फोकस हो गया है कि उपचुनाव जीतते हैं। और उसकी सबसे खास बात ये शुरुआत में कहा था कि बीजेपी का जो संगठन, आपने भी कहा था कि देश भर में जो स्थिति है भाजपा के संगठन पर सबकी नजर रहती है, क्योंकि वो पाउडर बेस है। आपने जिक्र किया था कि जब ग्वालियर में बैठक हुई तो सिंधिया उससे पीछे बैठे थे। बिल्कुल। अब सिंधिया चूंकि केंद्रीय मंत्री है या बड़ा लीडर है, तो भाजपा के संगठन की बैठक में वो आगे बैठ जाएंगे या उनको बहुत प्रमुखता मिलेगी। यही परंपरा बीजेपी की, मुझे लगता है कि इसकी ताकत भी है कि अगर कोई नया आदमी आएगा तो उसको उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी जितनी पुराने आदमी को मिलती है, और यही ताकत शुरू होती है। हमें लगता है कि अगर बीजेपी अपने इन परंपराओं की तरफ लौटेगी वापस, कि जो पुराना कार्यकर्ता उसको महत्व मिलेगा, नया कार्यकर्ता भले बड़ा हो, मंत्री हो, लेकिन उसको पुराने की तुलना में कम महत्व मिलेगा, तो ये चुनाव जीतने के नुस्खे हैं जो पार्टी समन्वय करके बातचीत करके इनको और उभारेगी। आपने जो फाइट सुनवाई थी, मेरे ख्याल और उनकी थी आवाज शर्मा थे, सिसोदिया था, यशपाल सिसोदिया की विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया था। बिल्कुल। पार्टी जो है वो एक तरह से विस्तारित बहुत हो गई है, उसका दायरा बहुत बढ़ गया है। उसके चलते जो इस तरह से संगठन में कामकाज हो रहा है, लगता है कि वो दमोह चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी बहुत स्तर पर काम कर रही है, कई एंगल पर पार्टी पहुंच रही है। सरकार से भी कोशिश की जा रही है कि वो संगठन की बातों को तवज्जो दे, और जो आज की बैठक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सब चीजों का निचोड़ होगा कि ताकि 3 चुनाव विधानसभा के 1 लोकसभा का पार्टी जीते, इस दिशा में वो काम कर रही है। जी ब्रजेश जी काम कर रही है। और एक और बात है कि परसेप्शन का खेल और नसीहत जो समय समय पे देते हैं, तो हमने देखा कि सिंधिया को नेता बनाने की कोशिश है। इंदौर में बड़ी झल से जुलूस हुए, 500 से ज़्यादा उनके मंच लगाए गए, उनका स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री जाते हैं, 5 मंच के बाद वो नाराज़गी जताते हैं कि स्वागत की ज़रूरत नहीं। तो शायद एक संदेश भी है कि नेतागिरी अपनी जगह है, लेकिन एक जो बीजेपी की लिमिट है उसके अंदर आपको रहना, उस दायरे के अंदर। सीधा ना सही अपरोक्ष रूप से एक मैसेज दिया है। तो ऐसे ही मैसेज इस बैठक के बहाने बाकी जो सिंधिया समर्थक आए हैं बीजेपी में, उनके लिए भी सबक, क्योंकि कार्यकर्ताओं से समन्वय बनाने की बात है जो कि इन लोगों के साथ कभी तक देखने को मिला नहीं था। तो ऐसे तमाम सारी नसीहत, वो एक मनोज जी जो यात्रा निकाली थी, आशीर्वाद यात्रा, उसमें एक ये आयोजन ही इस तरीके से किए गए थे तो ज़्यादा स्वागत सत्कार हुआ। लेकिन कोरोना को देखते हुए आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में नाराज़गी जाहिर की है कि आपको अलग मंच बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और जिन संगठनों ने बनाया था वाल्मीकि समाज वालों ने, उनसे कहा कि सारे संगठनों को वो एक ही साथ बात करेंगे। कोरोना भी एक महत्वपूर्ण उसमें रोल था, और सरकार को साथ साथ उन लोगों को भी एक संकेत था, हिदायत थी या चेतावनी समझ लीजिए, जो बेवजह से आयोजन करें जिनका कोई मतलब नहीं है। पार्टी जितनी पार्टी के निर्देश हों उस पर ही अमल करना चाहिए। वैसे भी मनोज जी, समन्वय बनाने के लिए जो बैठक हुई है ये लंबे समय बाद हुई है, और हमने सुना है, राघवन जी भी इस बात से सहमत होंगे, कि भाजपा को कोई और नहीं हराता, भाजपा को भाजपा के ही लोग हराते थे। तो कार्यकर्ता अब जो घर बैठा था, जिसमें
थोड़ी बहुत भी नाराजगी थी या जिसके काम नहीं हो रहे थे, उसको आपको चार्ज भी करना पड़ेगा काम देकर, उसके काम भी आपको करना पड़ेंगे ताकि आप उपचुनाव में फायदा दो। यदि नाराज होकर यदि वो दमोह की तरह, जिस तरह राघवन जी भी बता रहे थे, यदि घर बैठ जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो आपको उपचुनाव में तो नुकसान होगा ही। यदि उसकी नाराजगी बढ़ती गई तो आपको 2023 में भारी नुकसान हो सकता है। तो पार्टी का दायित्व है कि आप 2 साल बचे हैं, आप आज से उनकी सुनवाई करोगे, उनको महत्व दोगे कि सरकार आपकी है। 1.5 साल में तो सरकार कमलनाथ की रही, इसके बाद जो सरकार आई आपकी तख्ता पलट के बाद, वो कोरोना से जूझती रही, तो कार्यकर्ता भी प्रभावित रहा, कोरोना से कार्यकर्ता भी प्रभावित रहा, उसके भी काम नहीं हो पाए, उसको भी तकलीफें हुई। जिस तरह से कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि उनके इतने सारे कार्यकर्ता। ब्रजेश जी, तो राघवन जी, एक और चीज हमने यशपाल सिसोदिया ने जो एक बात कही कि बड़ी अच्छी बात कही कि बैठक अपनी जगह है, निगरानी, सत्ता, संगठन सब कुछ है, कि बैठक और ये सब परिणाम मूलक होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बैठक हमने पहले भी देखी कि हर कार्यकर्ता को काम, हर कार्यकर्ता के लिए काम, देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, लेकिन जब जैसी सत्ता आती है तो देव दुर्लभ कार्यकर्ता को देवता बना दिया जाता है कि बस केवल पूजा, एक दिन में एक बार अगरबत्ती लगाई कि तुम देवता हो, वो बाद में विसर्जित कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में वापस ना हो तो बेहतर क्या है कि क्या एक उपाय होना चाहिए, केवल इन निर्देशों से हो पाएगा? क्योंकि उनके अपने खुद के मंत्री बीजेपी के, पिछली बार हमने देखा शिवराज जी कई बार कहते रहे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन वो जिलों में बैठकों में जाते नहीं थे, प्रभारी मंत्री बना दिए थे तो जिले कार्यालयों में नहीं जाते थे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे। ऐसे में जो कांग्रेस के लोग आए हैं उनके साथ ये कुछ हो सकता है कि जैसे जो सज्जन, माफ़ कीजिए, जो तुलसीराम सिलावट या बाकी लोग हैं कि सिंधिया क्षेत्रों में, सिंधिया के क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगी है, प्रभार दिया है, तो उनकी तो मजबूरी है, वो जाएंगे तो उनको कार्यकर्ता भी मिल जाएगी, भीड़ भी मिल जाएगी, लेकिन बाकियों के लिए क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब पार्टी सरकार में आई बीजेपी की, तो 5 साल तो ठीक रहा, उसके बाद कार्यकर्ता की जगह कॉर्पोरेट कल्चर आ गया। बिल्कुल। और वो कॉर्पोरेट अपने पार्टी के भीतर दलालों की संख्या बढ़ा दी, और जब दलाल पार्टी के भीतर आए तो फिर कार्यकर्ता बाहर हो गए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जरूरत तो ये कि सरकार में आने के बाद, सत्ता पलट के बाद, पार्टी को चाहिए कि वो कॉर्पोरेट कल्चर से निकलकर वापस कार्यकर्ता कल्चर की तरफ आए, क्योंकि जब तक पार्टी में दलाल काम करेंगे, बीच का मिडिल मैन रहेगा, तब तक कार्यकर्ता उपेक्षित होगा। क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता अलग स्वभाव का है, उसकी तासीर अलग है। वो कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं कि वो बिचौलिया बनकर काम करे, आधा पैसा तुम कमा लो, आधा मैं कमा लो, काम कर ले। यहाँ तो जो खालिश कार्यकर्ता है उससे काम चाहिए, और जो उसकी सिफारिश होती है, जो वो जेन्युइन सिफारिश करता है, उस पर सरकार अमल करे। और जो मिडिल मैन है, जो कॉर्पोरेट का मैनेजर है, अगर वो बाहर हो जाएगा तो कार्यकर्ताओं के जो फिर अच्छे दिन आ जाएंगे पार्टी के भीतर। जो आप बात कर रहे हैं, सिलावट की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस कल्चर के जो लोग अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उन्हें सुधरना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आदतें अभी कांग्रेस की पड़ी हुई है। मैं देखता हूँ कि जैसे कई बार कि माधवराव सिंधिया जहाँ पहुंचते, ज्योतिराज सिंधिया जहाँ पहुंचते, वहां एक बड़ा फोटो होता है सिंधिया का, और बाकी छोटे छोटे फोटो लगे होते हैं पार्टी के नेताओं के। ये बीजेपी का कल्चर नहीं है। जो आपने कहा कि बैठक में कांग्रेस के लीडर, आप कहते हैं भाजपा के भीतर आके कि हम नए सिरे से सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो संगठन की ताकत है, कांग्रेस से आए लोग उसको सीखेंगे भी, और बीजेपी अपनी पुरानी ताकत को वापस लेकर आएगी, तब वो चुनाव को जीत पाएगी। चाहे अभी के उपचुनाव की बात करें या 2 साल बाद जो आने वाले आम चुनाव उनकी बात करें, पार्टी को कार्यकर्ता की तरफ लौटना पड़ेगा। अगर वो तो जो आपने मिडिल मैन का बात की, हमने देखा था कि जब तीसरी बार सरकार बनी थी शिवराज जी की, तब भी संघ की ओर से नसीहत दी गई थी कि जो मंत्रियों का स्टाफ है उनको बदला जाए। उस स्टाफ पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप थे। हमने देखा वही स्टाफ फिर कांग्रेस सरकार में उन्हीं मंत्रियों के चला गया, और फिर वो बीजेपी की सरकार बनी तो फिर स्टाफ वही दिख रहा है। तो शायद इस पर भी एक गौर करने की बात है, संगठन को इसकी भी चिंता करना चाहिए। आप देखिए, मंत्रियों के नाम आए थे कि उनके जो मंत्रियों के स्टाफ के लोग हैं वो फर्जीवाड़े कर रहे हैं, वो नोटशीट बना रहे हैं, नकली नोटशीट पे काम कर रहे हैं, वो एक तरह का रैकेट चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को खुद को, आरएसएस को और सरकार में जो मंत्री हैं उनको अपने स्टाफ के मामले में ज्यादा केयरफुली काम करना पड़ेगा। अगर वो फिल्टर लगाएंगे, बहुत सारे छन्ने लगाएंगे, तब जाके अच्छे लोग उनके पास रहेंगे। नहीं तो हमने देखा है कि 15 सालों में दलालों की जगह ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की जगह पार्टी के बाहर हो गई है। बिल्कुल। इस पर विजय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया 30 सेकंड में, क्या इस बैठक के बाद बीजेपी में सब कुछ सब ढंग से होने लगेगा जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं, या फिर ऐसी बैठकों का दौर और हम देखेंगे समन्वय को लेकर? बाकी बैठकें तो बीजेपी में चलती है, और भी आगे दौर आपको चलाना पड़ेंगे। जिस तरह से आप प्रभारी मंत्रियों की बात करें, बैठकों में निर्देश हमेशा मिलते रहे हैं कि आप जाइए, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है।
चाहे मुख्यमंत्री ने ये कहा हो कि आप अपने स्टाफ में ध्यान रखिए कि स्टाफ में कैसे लोग हैं आपके, कैसे लोग जुड़ रहे हैं, किनसे मेल जोल कर रहे हैं, उस पर भी आप अमल नहीं देख रहे हो। लगातार ऐसी नोटशीटें सामने आ रही, ऐसे घपले सामने आ रहे हैं मनोज जी। तो सचेत होने की जरूरत तो है आपको, और संगठन जितना एक्टिव होगा, संगठन में जितनी बैठकें होंगी, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे सुधार होगा। आज सुनेंगे नहीं, कल जब अगली बार फटकार लगेगी कि आप क्यों नहीं गए, यदि फीडबैक लिया जाए, निगरानी तंत्र एक संगठन में भी डेवलप किया जाए, और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो देखे, जो महासचिव हैं, जो प्रभारी हैं, वो यदि चेक करेंगे तो निश्चित तौर पर आज यदि इसमें अमल नहीं होगा तो आगे की बैठकों में होगा मनोज जी। लेकिन एक बार यदि आपने बैठक लेके छोड़ दी, निर्देश देके, तो निश्चित तौर पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। आप लगातार यदि बैठकें करेंगे, लगातार यदि आप पूछेंगे और पिछली बैठक में जो निर्देश दिए उनकी समीक्षा करेंगे, तो अमल होते आपको देखने को मिलेगा आगे। और शायद ये फार्मूला अगर सरकार में लागू हो जाए तो भी बेहतर होगा। बहरहाल चूंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए दोनों से ही विदा लेना होगी। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, सत्ता और संगठन के बीच कदमताल की बातें हो रही हैं, और पूर्व में जो स्थिति हुई थी संगठन की, जिसको लेके कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, संगठन की कमजोरी के कारण 2018 में पार्टी को चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। दमोह के जो उपचुनाव होते उसमें भी संगठन की जो सक्रियता थी उसकी पोल खुली। तो शायद इसी से बीजेपी ने सबक लिया है और 4 सीटों पर उपचुनाव के पहले अपने सारे जो नट बोल्ट हैं, कल पुर्जे हैं, उसको कसने का काम किया है, उसको रोटेशन में लाने का काम किया है कि कहाँ ज़रूरत है नट कसने की वो नट कसे जा रहे हैं, कहाँ ऑयल ग्रीस डालने की ज़रूरत है वो किया जा रहा है। तो शायद एक बेहतर सबक कांग्रेस के लिए भी इसके पास कि संगठन को जिंदा रखने के लिए, सतत उसको जीवंत रखने के लिए किन किन प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। बैठक भी उसका एक अहम हिस्सा है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।